start a new chapter today, and that is magnetic effect of electric current. इसमें एक चीज आई है मैग्नेटिक इफेक्ट, और सबसे पहले इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। इट इज प्रॉपर्टी ऑन ए पार्टिकल विच कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन डिफरेंट पार्टिकल। और किस पार्टिकल पर वो फोर्स लगाएगा? जिसके पास चार्ज होगा। दूसरा हमने ये पढ़ा था क्लास 11th में दैट एवरी पार्टिकल हैज गॉट ए कैरेक्टरिस्टिक विच इज नोन एज मास, और उस मास के कारण भी वो फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी चीज पर दो तरह के फोर्स लग सकते हैं, या तो मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, या इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज कूलम्स फोर्स। अब हम देखते हैं नेचर में क्या सिर्फ दो ही तरह के फोर्स लगते हैं? तो हमने देखा कि एक और तरह का फोर्स है जिसको न तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। वो फोर्स कौन सा है? तो हमको नेचर में एक मटेरियल मिलता है, आयरन से मिलता जुलता मटेरियल है, आयरन ऑक्साइड। उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम उसको लटका देंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर रुक जाएगा, और ऐसा लटकाया ये ऐसे खड़ा हो गया, फिर हमने इसको ऐसा रोटेट किया ये फिर ऐसा खड़ा हो गया। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा करता हूं और ये ऐसे हो जाता है, मतलब कोई इस पर फोर्स लगा रहा है। और हमको मालूम है कि जब बिना टच किए फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फील्ड। उसे क्या कहेंगे? फील्ड। सो whenever we have this magnet suspended, then we experience there is a field acting on it which rotates it in north-south direction. अब हमने ये सोचने की कोशिश की कि ये इस पर फोर्स कौन लगाता है। इसका जो नाम है ये हमने देखा ये दूसरी चीज को भी पकड़ लेता था, एंड दिस वाज ए ओर, दैट ओर वाज नोन एज मैग्नेटाइट, और इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? मैग्नेट। दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को ये ऐसे पकड़ लेता था, आयरन को भी पकड़ लेता था। तो हमको ये समझ में आया दैट दिस मैग्नेट हैज गॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट अनदर आयरन पीस, इट कैन अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट। अब हमने देखा एक मास हम लेकर आए, पत्थर का टुकड़ा, और ये सामने आयरन रखा, इस पत्थर के टुकड़े ने इसको नहीं खींचा। फिर से हम एक ग्लास रॉड लेकर आए, ग्लास रॉड को रब किया, उसमें क्या आ गया होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप से देखा इसके पास चार्ज है। जब हमने ये यहां पर रखा इसने भी इसको नहीं खींचा। इसका मतलब कि इस पर जो मैग्नेटिक, पहले हमने क्या लगाया? मास, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा। फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगा। अब हम वो मैग्नेटाइट लेकर आए जिसको हमने नाम दिया मैग्नेट, और वो मैग्नेट को यहां पे रखा, इसको खींच लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के फोर्स नहीं है, एक तीसरा फोर्स भी है। तब हमको एक तीसरे फोर्स का पता लगा, अब इसका नाम रखना था। इसमें भी वही प्रॉपर्टी है, इसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, टच करने की जरूरत नहीं है, बिना कांटेक्ट में आए ये इसको खींच लेता है। और जो चीज बिना कांटेक्ट में आए खींचती है उसको हम क्या कहते हैं? वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करती है? फील्ड। अब जब वो मास से क्रिएट हो रहा था दैट वाज ग्रेविटेशनल फील्ड, जब इलेक्ट्रिक से क्रिएट हो रहा था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और जब मैग्नेट से क्रिएट होगा तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तीसरे तरह का फोर्स है, तीसरे तरह का फील्ड है जो कि मैग्नेट को फोर्स लगा सकता है, जो आयरन को अपनी तरफ खींचता है। ये हमने देखा कि इस तरह से मैग्नेटाइट या मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। अब इसके बारे में हमने स्टडी की बिल्कुल उसी तरह से
जैसे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी की थी, वैसे इसके बारे में भी स्टडी की। लेकिन बाद में हमने क्या देखा, हम इसको एज ए थर्ड ब्रांच, एज ए थर्ड फोर्स हम इसको नापते जाते थे और इसका रीजन क्या समझते थे कि इसका रीजन है मैग्नेट। 100 सालों तक, 200 सालों तक, 400 सालों तक हम ये पढ़ते रहे कि ये मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन इसी बीच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पहली बार देखा, दैट वाज इन द ईयर 1820। ओके, तो ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो बायो का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक चीज बड़ी स्पेशल देखी। एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल अपने आप रुकती है। अगर हम इसको घुमाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या तरीका है? तो आंसर है, यहां पर एक मैग्नेट रखो, ये मैग्नेट इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और ये नीडल ऐसे घूम जाएगी। इस तरह से ये नीडल ऐसे घूम गई, पहले इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में हो गई। तो ये जो ऐसे टर्न की है, वाई? देयर इज सर्टेन फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस मैग्नेट। ओके, so we say this magnet has created an magnet has created a magnetic field. This is our normal practice. लेकिन ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी है and he has not put any magnet around it. What he was doing, यहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक कंडक्टर था और वो कोई दूसरा काम कर रहे थे एंड ही यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट। जैसे ही वो इसको स्विच ऑन करते थे, ही फाइंड कि ये वाली जो नीडल है विच वाज इन दिस डायरेक्शन अर्लियर, जैसे ही इसको स्विच ऑन करते हैं ये ऐसे हो जाती है, फिर इसको स्विच ऑफ करते हैं तो ये ऐसे हो जाती है, फिर स्विच ऑन करते हैं तो ऐसे, स्विच ऑफ करते हैं तो ऐसे। इसमें करंट फ्लो हो रही थी। अब इसमें करंट फ्लो होने से ये टर्न हो गई। लेकिन हमारी पुरानी एजुकेशन क्या बताती है कि वो टर्न कब होगी? जब वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। ये हमारा इतने 100 साल का नॉलेज कहता था। लेकिन उन्होंने कोई मैग्नेट नहीं रखा, उन्होंने इसमें करंट फ्लो कराई, बार बार कराई, देखा ये टर्न होता है। तो हम सब का कंक्लूजन एक ही निकलेगा कि जब भी हम करंट कराते हैं वो क्या बनाती होगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाती होगी, क्योंकि मैग्नेट को घुमाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुमाता है, हमने देख लिया। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं घुमाता है, वो हमने पहले देख लिया। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो ये घूम जाता है। मतलब करंट जब फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर से इसको हटा दिया, इसको हटाकर यहां हम एक रॉड लेकर आए, इस रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये नहीं हिली अपनी जगह से। यहां पर एक पत्थर का टुकड़ा लेके आए, उसके पास बहुत सारा मास है, फिर भी ये नहीं हिला। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड नो, इलेक्ट्रिक फील्ड नो, ओनली द करंट विच इज फ्लोइंग दैट कैन मूव इट। दैट मीन्स इट इज ओनली फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट विच हैज दिस पर्टिकुलर characteristic, which has this particular power to move it, to create a magnetic field. तो वहां से स्टार्ट हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एंड दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज दैट it will create a magnetic field. So it was for the very first time that Ørsted has given us this knowledge that magnetic field is not only because of the magnet, it may be because of the electric current also. अब हम लोगों ने सोचा उसके बाद कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है तो करंट से कैसे बन जाता है? तो करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या डिफरेंस है?
तो करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस है दैट इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स मूविंग चार्ज, और रॉड पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, खड़ा हुआ चार्ज, स्टेशनरी चार्ज. So there is the difference between stationary charge and moving charge. तो जब स्टेशनरी चार्ज होता है तो हम देखते हैं वो मैग्नेट को मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो चार्ज मूविंग होता है वो मैग्नेट को मूव कर सकता है. तो अब हमने डिसीजन लिया कि मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आंसर ए मूविंग चार्ज. बाद में जाके और हमने डेवलपमेंट किया और सोचा और फिर हमने ये देखा कि मैग्नेट को अफेक्ट करने के लिए हमेशा मूविंग चार्ज ही चाहिए. मैग्नेट मटेरियल, उसके अंदर क्या होता है जो दूसरे मैग्नेट को अफेक्ट करता है? तो आंसर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. उससे एक चीज ये पता लगी कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको कोई मटेरियल नहीं चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना किसका काम है? फिर से इलेक्ट्रॉन का ही काम है. सिर्फ क्या करता है? वो चलता है. अगर इलेक्ट्रॉन चल पड़ा तो वो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. तो फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड कौन क्रिएट करता है? मास. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? चार्ज. और मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? मूविंग चार्ज. कौन क्रिएट करेगा? मूविंग चार्ज. तो ये अब हमने इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला और इसको नोट कर लिया. द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज the source of magnetic field is moving charge. The source of magnetic field is moving charge. ठीक है, ये याद रखिए. अब ये मूविंग चार्ज किस पर इफेक्ट करता है? लोहे पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, या और किसी चीज पर? एक चीज अब हमको समझ में आ रही थी. वो क्या था? वो ये था, अब इधर ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या है? मास. और वो फोर्स भी किस पर लगाता है? मास पर. एक ही चीज, जो सोर्स का मटेरियल है वही फोर्स लगने वाली चीज का मटेरियल. तो फोर्स लगाने वाला कौन? मास. फोर्स लगेगा किस पर? मास पर. ठीक. इलेक्ट्रिक चार्ज में फोर्स लगाने वाला कौन? चार्ज. और फोर्स लगेगा किस पे? चार्ज पर. अब मैग्नेटिक फील्ड पर आइए. फोर्स बनाने वाला कौन? इसलिए फोर्स किस पे लगना चाहिए? मूविंग चार्ज पर लगना चाहिए. वैसे ही होना चाहिए ना, जो नियम चल रहा है. ओके. बाय द सेम लॉ, बाय सिमेट्री, a moving charge should create a force on a moving charge. A moving charge should create a force on moving charge, and that force is magnetic force, and the field created is magnetic field. Okay. तो ये हमने नियम बनाया. ये वाला जो फोर्स है जो मूविंग चार्ज लगाएगा उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. राइट. ओके. तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है?
अब हमने इसकी प्रॉपर्टी ढूंढनी की कि ये क्या करेगा। तो हमने देखा ये मूविंग चार्ज ऐसे मूव कर रहा था, इसको हम एक ऐसे कमरे में ले गए जहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मूविंग चार्ज जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलते रहा, लेकिन चलते चलते ये यहां तक गया और ऐसा मुड़ गया, ये बेंड और टर्न, एंड इट कीप्स ऑन टर्निंग एनीवे, इट टर्न। तो ये टर्न क्यों हुआ? हमने एक मैग्नेट लगाया, यहां मैग्नेट लगाया और देखा ये टर्न हो गया, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड कैन टर्न ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कैन टर्न ए मूविंग चार्ज। देखिए फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है, तो आंसर है फोर्स कैन क्रिएट 3 टाइप ऑफ इफेक्ट। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। नंबर 1, इट कैन इंक्रीज द स्पीड। नंबर 2, इट कैन डिक्रीज द स्पीड एक्सेलरेशन। नंबर 3, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। 3 काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, उसने क्या किया? स्पीड बढ़ाई किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब एक इलेक्ट्रिक चार्ज यहां मूव कर रहा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसकी स्पीड बढ़ गई या उसकी स्पीड कम हो गई। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इधर ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे मूव हो रहा था ये ऐसा टर्न होना शुरू हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है? आंसर है वो टर्न कर सकता है, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ती चार्ज की। ये भी ऑब्जर्व किया। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी ये बनी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से सुनिए, एक एक्सपेरिमेंट और किया। यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा और इधर से मैग्नेट को लेकर आए, या इसमें करंट फ्लो कराकर लाए, क्योंकि हमको मालूम है कि फ्लोइंग करंट क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लेकर आए, देखा इस चार्ज पे कोई असर नहीं हुआ, खड़ा है। जैसे ही हम इस चार्ज को चलाते हैं, हमने इस चार्ज को ऐसे चलाया, अब इसमें करंट फ्लो कराई तो देखा ये चलते चलते ऐसा मुड़ गया ये, और इसका चक्कर लगाने लगा। मोड़ने के लिए, किसी भी चीज को टर्न करने के लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। बिना फोर्स के हम सीधी चलने वाली चीज को टर्न नहीं कर सकते। तो इस पर वो फोर्स कौन लगा रहा है? हम यहां करंट देते हैं, ये मुड़ जाता है, यानी करंट क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज खड़ा है, कोई असर नहीं होता, खड़ा है, स्टेशनरी। नाउ द चार्ज इज मूविंग, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड इट विल टर्न। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला? नंबर 1, ए स्टेशनरी चार्ज कैन नॉट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ए मूविंग चार्ज कैन क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये सिर्फ करंट से पैदा होता है। नंबर 2, ए स्टेशनरी चार्ज is not affected by magnetic field, only a moving charge is affected by magnetic field। तो वही चीज आ गई जो शुरू में हम पढ़ रहे थे, मास क्रिएट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड का असर किस पे? मास पे। स्टेशनरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इफेक्ट किस पे होता है? स्टेशनरी चार्ज पे। तीसरा, ए मूविंग चार्ज क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका इफेक्ट किस पे होगा? मूविंग चार्ज। और इस मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कभी कम लग सकता है, कभी ज्यादा लग सकता है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में होता है। इफ द चार्ज इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन समटाइम्स इट बेंड्स अ लिटिल। दूसरे रूम में हम ले गए, इट बेंड्स वेरी फास्ट। क्यों? हमने बोला फोर्स लगाने वाला ज्यादा फोर्स लगाया तो जल्दी टर्न हो गया। That means the magnetic field in second room is stronger. Magnetic field in first room is weak, so it turns slowly. Magnetic field in second room is stronger, it turns faster. इसका ये मतलब है कि हर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम मेजर करेंगे और उसके लिए हमने एक लेटर बनाया बी।
is intensity of magnetic field. At any location. किसी जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, बी। और ये इंटेंसिटी ऑफ फील्ड की हमेशा डायरेक्शन भी होती है। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। So it has a magnitude, it has a direction. दोनों चीजें इसके पास होती हैं। अच्छा, अब इसका हमने इफेक्ट देखा। जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, इस पर चार्ज है 1Q और इसको मैंने इस रूम में लेके आया। 1Q चार्ज से ये ऐसे मूव करता है और ऐसे मुड़ा। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ऐसे मुड़ा, ठीक है। अब मैं इसको ले गया, इसको और रब किया, इसके पास चार्ज आ गया 2Q। अब फिर से मैं इस रूम में लाया और इसको उसी स्पीड से ऐसे भेजा, तो अब ये ऐसा टर्न कर गया। पहले ऐसा करता था, अब ऐसा टर्न किया। क्यों? फोर्स ज्यादा लगा इस पे। क्या चेंज हो गया था इसमें जो फोर्स ज्यादा लगा? Q चार्ज। तो हमने ये कहा कि एक मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा दैट इज प्रोपोर्शनेट टू Q। जितना उसके पास चार्ज होगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा। ओके, अब हम इसको इस कमरे में ले गए, इसके पास पर्टिकुलर Q है, ये ऐसे टर्न किया। दूसरे कमरे में ले गए, ज्यादा टर्न किया। तीसरे कमरे में ले गए, टर्न किया ही नहीं, जबकि इसके पास चार्ज सेम है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम बोलेंगे हर कमरे में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग है, हो सकता है। तो इसका मतलब फोर्स किस पर डिपेंड करता है? फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा देखिए, वो और बड़ा मजेदार था। वो ये था कि हमने यहां पर इसको धीरे धीरे ले गए, तो ये ऐसा ऐसा गया, फास्ट लेके गए, ऐसा घूम गया। मतलब जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी उतना ज्यादा इस पर फोर्स लगेगा, जल्दी घूम जाता है। स्लो था तो इतनी दूर जाके ये ऐसा घूमा, और यहां पर फास्ट था तो यहीं पे ही घूम गया। यानी फोर्स किसके कारण ज्यादा लगता है? वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। सो थर्ड थिंग, फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी। ये और वेलोसिटी का कौन सा फैक्टर, ये हम आगे और स्टडी करेंगे कि वेलोसिटी के दो फैक्टर होते हैं। वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, वन इज परपेंडिकुलर टू द बी। सो दिस इज अलोंग, दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दी फील्ड। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये चार्ज को ऐसे जाना चाहिए तो मुड़ेगा, ऐसे जाएगा तो नहीं मुड़ेगा। और ऐसा कौन होता है? दैट इज V sin थीटा। फिर से सुनिए, ये अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, ये कहीं पर B की डायरेक्शन है, B की डायरेक्शन, और ये यहां पर V की डायरेक्शन है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो V के दो कंपोनेंट करिए। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? V cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? हाँ, एंगल को चेंज कर करके देखा हमने। जब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स ज्यादा लगता है, और कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स कम लगता है। अगर हमने बी और वी को एक ही डायरेक्शन में कर दिया, नो फोर्स। यानी फोर्स किसके प्रोपोर्शनेट है? वी कॉस थीटा की वी साइन थीटा? वी साइन थीटा। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू वी साइन थीटा। ये अब इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, और इन तीनों को कंबाइन करके हमने रिलेशन बना दिया, एफ ऑन ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनेट टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनेट टू। उसके बाद हमने इसमें एक कांस्टेंट लगाया, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का कांस्टेंट कौन होता है? परमिटिविटी। वैसे ही मीडियम इसमें भी इफेक्ट करता है। मीडियम के कारण इसमें अलग अलग
फोर्स हो सकते हैं। किसी मीडियम में फोर्स कम लगता है, किसी मीडियम में फोर्स ज्यादा लगता है। तो इसके लिए हमने एक क्वांटिटी सोची, दैट इज परमिएबिलिटी। तो दिस इज अफेक्टेड बाय मीडियम, और मीडियम की प्रॉपर्टी अफेक्टेड बाय मीडियम प्रॉपर्टी। कौन सी मीडियम प्रॉपर्टी? इसका नाम परमिएबिलिटी। जैसे उसमें क्या था? परमिटिविटी, इसमें परमिएबिलिटी। ये जो परमिएबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। परमिटिविटी से इसका सिस्टम उल्टा। परमिटिविटी में क्या था? जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना कम फोर्स। इसमें जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी उतना ज्यादा फोर्स। ओके, इस परमिटिविटी का हमने सिंबल बनाया म्यू नॉट। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये काम करेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये परमिएबिलिटी को क्वांटिफाई कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और अलग अलग मीडियम के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 यूनिट। ओके, अब अगर ये क्वांटिटी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट है, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, दिस अफेक्ट दिस फोर्स। नाउ what we get the formula for the force is F is equal to, use this constant mu naught upon 4 pi, and this is Q V, oh no, sorry, this is when we relate B and current. Here it is not required, sorry. फिर से देखिए, फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू क्यू वी बी साइन थीटा। बी के अंदर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऑलरेडी है, इसलिए हम लोग उसको और एक बार नहीं लिखेंगे। जब हम बी पढ़ेंगे देन वी विल सी दैट इट इज अफेक्टेड बाय मीडियम। ओनली फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू क्यू वी बी साइन थीटा, दैट्स ऑल। म्यू वाला पोर्शन काट दीजिए। अब यहां पर हम इसको इक्वल लिखना चाहते हैं और कांस्टेंट को 1 करना चाहते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? किसी एक को नया डिफाइन करेंगे और यहां पर कौन सी चीज पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? बी। तो हियर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। थीटा को 90 कर दो तो साइन थीटा कितना हो गया? 1। तो दिस इज क्यू वी बी। अगर थीटा को 90 डिग्री करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो B किसके बराबर हुआ यहां से? ये देखिए, मैं किस प्रोसेस को शॉर्टकट कर रहा हूं। F इज प्रोपोर्शनेट टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा को 90 कर दिया तो ये क्या हो गया? 1। F इज प्रोपोर्शनेट टू क्यू वी बी। इफ F इज प्रोपोर्शनेट टू क्यू वी बी तो F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट और क्यू वी बी। नाउ आई वांट टू मेक दिस कांस्टेंट 1। कैसे बनाता हूं? B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी। B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी, और K कहीं पर भी आ जाएगा K। ठीक है, ऐसा आया। नाउ वी डिफाइन B। B की डेफिनेशन हमने बनाई। चार्ज इज 1 कूलम, इट हैज ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड मूविंग हियर। 1 कूलम चार्ज एक बॉडी में है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड। इस कमरे में आया, इस पर फोर्स लगा डायरेक्शन में परपेंडिकुलर।
90 डिग्री पर फोर्स लगा, और वो फोर्स कितना लगा, हमने यहां इतना ज्यादा मैग्नेटिज्म रखा, इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रखा कि ये फोर्स 1 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 1 न्यूटन। फिर से कितना चार्ज मूव कर रहा है? हाउ मच इज द चार्ज? 1 कूलम। व्हाट इज वेलोसिटी? 1। हाउ मच इज द फोर्स अप्लाइड? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। This is 1, this is 1, this is 1. Then there is certain magnetic field in this room. We will call that magnetic field 1 Tesla. उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे? 1 टेस्ला। पहली बार आया मैग्नेटिक फील्ड, हमने डेफिनेशन बना दी। नाउ दिस इज 1 टेस्ला। 1 1 1 1 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू कितनी बन गई? 1 आ गई। नाउ पुट दैट 1 हियर। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? F इज इक्वल टू QVB, जो कि पहले क्या था? F इज प्रोपोर्शनेट टू QVB। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? F इज इक्वल टू QVB कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा? B को डिफाइन करना पड़ा कि हम 1B किसको कहेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियल वाइज लिखते हैं। देखिए, F इज प्रोपोर्शनेट टू QVB sin थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90, तो F इज इक्वल टू K इंटू QVB। ओके, so B is equal to F upon K into QV, और KB is equal to F upon QV। ये 1 2 3 4 and 5 यहां तक लिख के लाइए। 5 like this। ठीक है, ये 5 स्टेप्स नोट करिए। तो ये डेफिनेशन हमने टेस्ला की बनाई, डी की। इफ 1 कूलम चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू बी एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, then field is 1 Tesla. Then field at that space is 1 Tesla. Okay. After that, put this value here. Therefore, K into 1 is equal to 1 upon 1 into 1, that is equal to 1। K किसके बराबर हुआ? 1। Therefore, F is equal to Q V cross B। F is equal to Q V cross B। Now, what type of force it is? Answer, it is magnetic force. So we can write here magnetic force। V क्रॉस B, I क्रॉस J क्या देता है? K। I क्रॉस J, I क्रॉस K की डायरेक्शन, I क्रॉस J की डायरेक्शन K। तो यहां पर V क्रॉस B फोर्स देता है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। ओके, तो अगर ये V है और ये B है तो ये फोर्स है, ये V है और ये B है तो ये फोर्स है। ये सही है कि ये सही है? तो आंसर है लेफ्ट हैंड। क्या आंसर निकालना है? यस, याद रखिए। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में इस फिंगर को क्या कहते हैं आप? इंडेक्स फिंगर, जो इशारा करती है
रिजल्ट इज गिवन बाय थंब। कौन सा हैंड यूज करना है? लेफ्ट हैंड, याद रखिए। हाँ जी, सबने नोट कर लिया? वेरी गुड। नाउ वी विल ऑल प्रैक्टिस दिस। सबके पास लेफ्ट हैंड है? राइट। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ओके, उसके पहले तीनों फिंगर्स को राइट एंगल पर रखने का इंतजाम कीजिए। इंडेक्स को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा। ये वाली मोड़ दीजिए इस तरह से, मिडिल फिंगर 90 हो गया, और अंगूठे को इरेक्ट खड़ा कर दीजिए इस तरह से। ये 90 हो गए तीनों। और उंगली, ये वाली उंगली ऐसे और ज्यादा मत मोड़िए, उतना कष्ट मत करिए, इतना ही रखिए बस। 90, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ये तीनों स्ट्रेट लाइन, दिस, फिर से ये इंडेक्स फिंगर है, ये ऐसे मुड़ी, दिस इज मिडिल फिंगर, और अंगूठे को भी खड़ा कर दीजिए, दिस इज 90 डिग्री। ये आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड, ऐसे तीन बन गए, आई जे के। ओके, एक तो ये हो गया। अब इतनी फ्रीडम आपकी होनी चाहिए कि ये ऊपर, इधर, इधर, नीचे, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा यहां से घुमाइए, थोड़ा यहां से घुमाइए, और किधर भी आप इसको घुमा सकते हैं। राइट, लेकिन ओके, विल कम टू एग्जांपल। सबसे पहले आपको बी को सेट करना है। बी को मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। उसके बाद बी को सेट करना है। इफ द चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये तो ये जो V है ये किधर जाना चाहिए, इधर, लेकिन B बिगड़ना नहीं चाहिए। सो कीप योर B हियर एंड मूव दिस लाइक दिस। इधर चला गया। अगर आपसे ऐसे नहीं मुड़ता है, ऐसे मुड़ेगा, तो इस हाथ को ऐसा कर लीजिए, कहीं भी घुमाइए, हो जाएगा। नहीं, इधर नहीं कर सकते आप, B तो इधर ही करना पड़ेगा। तो जैसे सेट होता है वैसे करिए, हाथ फैला के करिए ऐसे। ये ऊपर हो गया। ये कौन है, V। अंगूठा किधर चला गया, नीचे। तो फोर्स किधर लगेगा चार्ज पर, नीचे। तो जो फोर्स ऐसे जा रहा है V की डायरेक्शन में, फोर्स, चार्ज इधर नहीं जा रहा है, इधर किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। चार्ज इधर जा रहा है, ये चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा, नीचे। तो ये ऐसे जाता हुआ चार्ज ऐसे नीचे मुड़ जाएगा। समझ आया? ओके, अगर आपको समझ आया तो दूसरी एक्सरसाइज। मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, अपवर्ड। अच्छा, यहां पर जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, याद रखिए। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए चार्ज इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये क्वेश्चन आया, साउथ टू नॉर्थ, किधर जा रहा होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ ऐसे ही आएगा। एट ए लोकेशन द मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड एंड द चार्ज इज गोइंग साउथ टू नॉर्थ। इन विच डायरेक्शन विल इट बेंड, विल इट टर्न। ये आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड, इसको किधर ले जाना है, इधर। तो ऊपर रखे रखे इसको ऐसा घुमा दिया, ये फोर्स आया। अब जो चार्ज ऐसे जा रहा है उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे फोर्स लगा, तो ये क्या करेगा, किधर मुड़ेगा, ईस्ट की तरफ। समझ आया? इस तरह से आप आंसर देंगे। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ किधर है, इधर, और साउथ किधर है, इधर। ओके, एट ए प्लेस, नहीं, फिर चेंज करते हैं। एट ए प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड इज ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, ऐसा सामने आया, नहीं,
ठीक करो, ईस्ट टू वेस्ट, ये वाली फिंगर को ईस्ट टू वेस्ट करो, हाँ ये अब ठीक है, राइट। एंड द चार्ज इज मूविंग नॉर्थ टू साउथ, यस नॉर्थ टू साउथ, ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं और घुमाओ और घुमाओ, शाबाश, ये ठीक, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो फोर्स किधर आ रहा है, डाउनवर्ड, तो ये किधर बेंड होगा, डाउनवर्ड। व्हाट विल बी अवर आंसर, द चार्ज विल टर्न डाउनवर्ड। ये सबको समझ आया। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आपको एग्जामिनेशन रूम में बैठकर ही करना पड़ेगा। आप देखेंगे सब थोड़ा सा डांस करते ही, उसके बिना आंसर नहीं आएगा, मन में सोच के कभी नहीं आएगा, इसलिए डरिए मत, बराबर उसको रख के करिए, ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया, ये इधर गया और ये, और आपने ऐसा कर दिया, सब लिख देंगे डाउनवर्ड, ओके। तो ये डायरेक्शन है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और देखिए, सबसे इजी आपको कौन सा लगा, हाथ सेट करो सामने, हाँ ये ऐसे, ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड को मैं ऐसे दिखाता हूं, ये दिस डॉट, नो क्रॉस, और ये है मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट। दिस इज गोइंग इन, गोइंग इन के लिए क्या बनाया जाएगा, क्रॉस, और ये क्या बनाया जाएगा, डॉट। ये आप स्क्रू से समझ सकते हैं, स्क्रू का ये जो क्रॉस है, इसको हम ऐसा टाइट करते हैं तो अंदर जाता है, और इधर हम हैं तो इधर कौन आएगी, उसका नोक आएगा। वैसे ही जो तीर हम चलाते हैं, एरो, एरो के सामने क्या होता है, एक पॉइंट, और पीछे की तरफ एक क्रॉस रहता है ब्लेड्स का। तो पीछे से देखेंगे तो हमेशा क्रॉस दिखेगा और सामने देखेंगे तो पॉइंट दिखेगा। दैट इज वाई वी मेड दिस एज इंडिकेटर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और ये वाला, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, ये दिस इज चार्ज Q and this is direction of its velocity. If this is direction of velocity, this is the magnetic field B. बताइए फोर्स किधर लगेगा, उंगली सेट करिए, किधर लगा, अपवर्ड, ओके। तो मैं ये करता हूं, इसको नीचे बना देता हूं, किधर फोर्स लगा, अपवर्ड। अगर इसको एक ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, इधर देखिए, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स लगा, ऐसे मुड़ जाएगा, अपवर्ड फोर्स लगा, और इस अपवर्ड फोर्स के कारण ये ऐसा मुड़ गया। अब ये क्या है, इसकी वेलोसिटी, फिर से फिंगर सेट करिए, बी इधर, और अब वेलोसिटी ऐसे नहीं रखनी है, अब वेलोसिटी ऐसे रखनी है। तो फोर्स किधर आया, ये, यहां पर फोर्स कैसा था, ऐसे, अब फोर्स ऐसे हो गया, बिकॉज राइट एंगल टू दिस फिंगर, दिखा, ओके। अब इस फोर्स के कारण ये फिर मुड़ गया, ऐसा हो गया। ऐसा चलने वाली चीज पर हमने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे हो गए, समझ आया ये। अब बताइए, अगर ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर, इस तरफ आ गया फोर्स, तो यहां पर फोर्स ऐसे हो गया। अब क्या होगा, इसके अगला स्टेप, इस वेलोसिटी पर इधर फोर्स है तो ये मुड़ जाएगी, 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, तो ये इसको ऐसे मोड़ देगा, और ये थोड़ी सी मुड़ी, जैसे ही ये मुड़ती है, फोर्स की डायरेक्शन भी मुड़ गई।
देखा? क्यों? बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू वेलोसिटी, इसलिए वो अपना 90 डिग्री मेंटेन करता है और यहां पर ये फोर्स बन गया। अब इस फोर्स के कारण ये वेलोसिटी फिर मुड़ गई ऐसा, तो फोर्स ऐसा आ गया। देख लीजिए, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इसको ऐसा ऊपर करिए, उल्टा घुमाइए, हाँ ये ठीक है ना। फोर्स किधर आया? नीचे। फोर्स नीचे आ गया। अब जैसे यहां फोर्स ऐसे नीचे लगता है, ये थोड़ा सा नीचे झुक जाता है, तो फोर्स ऐसे टर्न हो गया 90 डिग्री, फिर ये ऐसा टर्न हुआ, फोर्स 90 डिग्री, फिर ये ऐसा टर्न हुआ, फोर्स फिर 90 डिग्री, फिर ये ऐसा टर्न हो गया। तो और छोटे छोटे टुकड़े करिए, ये क्या बन जाएगा? सर्कल। सो वन चार्ज पार्टिकल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये गोइंग इनसाइड एंड द चार्ज पार्टिकल एंटर्स, एंटर हुआ और ये इसकी परिक्रमा करनी इसमें स्टार्ट कर, इसके गोल घूमेगा, ये ऐसा गोल घूम रहा है, निकलेगा कब? कभी नहीं, ये फंस गया। ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज कॉट विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इट गेट्स कैप्चर्ड एंड इट मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन। तो हम इसमें से चीजें याद करते हैं। क्या याद करते हैं? इफ ए चार्ज एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपन्स? Answer, it start making a rotation. It start making a rotation. How is this rotation? The rotation is around magnetic field. देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है पूरे रूम में। तो दिस इज ए स्पेस, इस स्पेस में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसा जा रहा है, उसमें अगर एक चार्ज को हमने ऐसा भेजा तो वो चार्ज क्या करेगा? गोल घूमना शुरू कर देगा। ठीक है? तो इस तरह से किसी भी चार्ज को हम भेजेंगे एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग ए रोटेशन। और किसका रोटेशन? ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ ऐसे रोटेशन स्टार्ट कर देगा। So this is how a charge moves around a magnetic field, and this is the effect of magnetic field on a moving charge. Effect of, तो ये नोट करिए, effect of magnetic field on a moving charge. इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज। और ये डायग्राम आपने बनाया, चार्ज मूव्स इन सर्कुलर मोशन विथ बी एज एक्सिस। सर्कुलर मोशन की एक एक्सिस होती है जो सेंटर से पास होती है, वो यहां कौन है? मैग्नेटिक फील्ड बी। उस बी के चारों तरफ ये मूव करता है, उस बी के चारों तरफ घूमता है।
ओके, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है? फिर से, मैग्नेटिक फील्ड वो इफेक्ट होता है जिसके कारण मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। नोट करिए, देयरफॉर magnetic field is that property in the space due to which a moving charge experience force and it turns perpendicular to its velocity. It turns perpendicular to its velocity and magnetic field. फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? फुल स्टॉप के बाद लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज normal to the plane containing magnetic field B and velocity v. Magnetic field B and velocity v. ठीक है, ये किस चीज का इंट्रोडक्शन हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? स्पेस की प्रॉपर्टी। जो हमारे चारों तरफ स्पेस फैला हुआ है, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, फिर से एक बार लिखिए। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए मूविंग चार्ज। ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रिक करंट। सोर्स ऑफ बी इज ए मूविंग चार्ज। ओके, बाकी चीजें हम इसकी कर चुके हैं। बी का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन क्यू वी। ओके, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम फोर्स में इंटरेस्टेड हैं। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? क्यू वी डी, या वेक्टर फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस डी। ये चीजें हमने पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। फिर से इन वन सेंटेंस, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? आंसर, विच कैन अप्लाई फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। इन विच डायरेक्शन? नॉर्मल। सो इट अप्लाइज ए नॉर्मल फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? और कोई फील्ड ये काम नहीं कर सकता कि उस पर नॉर्मल फोर्स लगाए। नॉर्मल फोर्स लगाने वाला मैग्नेटिक फील्ड, उसकी लाइन में फोर्स लगाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड,
और मास के कारण फोर्स लगाने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तीन फील्ड की हमारी अलग अलग डेफिनेशन हो गई। सो दिस इज अबाउट द फोर्स व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब जब यहां पर उस पर फोर्स लगेगा और वो गोल घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा। नाउ वी वांट टू लर्न अबाउट दिस सर्कल, हाउ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, इस सर्कल में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ऑल दीज थिंग्स। बट बिफोर दैट एक और छोटी सी चीज, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमने क्या बनाई। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमने बनाई B इज इक्वल टू F अपॉन QV। इफ Q इज इक्वल टू 1, V is equal to 1, then B is equal to what? F. That means 1 coulomb charge moving with velocity 1 meter per second experience a force. फिर से, how much is the charge? 1 coulomb moving with how much velocity? 1 meter per second and it experience 3 Newton. How much? 3 Newton. तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना? 3 टेस्ला। 3 टेस्ला। फिर से यहां पर हमने चार्ज दौड़ाया, हाउ मच इज द चार्ज? 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर एंड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स 2 न्यूटन। देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर? 2 टेस्ला। समझ आया कि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर, जब Q कितना होगा? 1 और वेलोसिटी इज ऑल्सो 1। होता कितना है? हमको यह भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण, क्योंकि हम किसी भी मैग्नेट को रखते हैं ऐसा ईस्ट वेस्ट और ये खींच कर क्या कर देती है उसको? नॉर्थ साउथ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? तो नोट करिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन लोकेशंस। अच्छा, इसके पहले छोटी सी चीज और, टेस्ला इज ए क्वाइट लार्ज यूनिट। इसके पहले ना हम एक यूनिट यूज करते थे जब हम CGS सिस्टम यूज करते थे। एट दैट टाइम द यूनिट वाज 1 गॉस। क्या यूनिट थी? गॉस। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। कौन सी यूनिट छोटी थी? गॉस। CGS सिस्टम की यूनिट थी ये, CGS। और ये कौन सा सिस्टम है? SI सिस्टम। ठीक है। तो हाउ मच इज 1 गॉस इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ओके, अब हम नोट करते हैं, लिखिए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ the field is 1 Gauss. The field is 1 Gauss. एक्चुअली जब हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था तो उस समय हमने कोई यूनिट सोचनी थी, और यूनिट का हमारा सिस्टम क्या होता है? द इजीएस्ट वन, सबसे आसान और जो सब जगह मिलता हो। सो व्हाट इज अवेलेबल एवरीवेयर? दैट इज मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ सब जगह है, तो हमने क्या मान लिया कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है उसको हम क्या मानेंगे? 1 यूनिट। इसलिए हमने उसको क्या माना? 1 गॉस। पर बाद में हमारा MKS सिस्टम स्टार्ट हो गया, SI सिस्टम स्टार्ट हो गया, देन उसका कन्वर्शन किया एंड वी फाउंड दैट 10 टू द पावर 4 गॉस इज इक्वल टू आवर 1 SI यूनिट एंड दैट इज 1 टेस्ला। ओके, तो अर्थ के ऊपर अप्रोक्सीमेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 1 गॉस। दैट इज अप्रोक्सीमेट, वेरी अप्रोक्सीमेट। कहीं 1.5 भी हो सकता है, कहीं 2 हो सकता है, कहीं 0.5 हो सकता है, लाइक दैट। पर किसके आसपास मिलेगा? 1 गॉस के आसपास। ओके, उसके बाद लिखिए, ओ नो सॉरी, टिपिकल लार्ज फील्ड इन लेबोरेटरी। नहीं, ठीक है, ठीक, 1 गॉस नहीं है, उसको थोड़ा छोटा करिए, 0.1 गॉस।
0.1. This is 0.1 Gauss, that is equal to 10 to the power minus 5 टेस्ला. 10 to the power minus 5 टेस्ला. ये अर्थ का होता है. ओके. और आपकी बुक में दिए हैं ह्यूमन नर्व फाइबर. आदमी की नर्वस सिस्टम में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें भी होता है. आपने पढ़ा होगा ना कहीं कहीं मैग्नेटोथेरेपी करके भी एक चीज होती है. मैग्नेट लगाते हैं और उससे कुछ चीजों के इलाज करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी एक मैग्नेटिज्म होता है नर्वस सिस्टम में. तो नोट करिए, ह्यूमन नर्व फाइबर, इट हैज गॉट मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 10 टेस्ला. 10 to the power minus 10 टेस्ला. इंटरस्टेलर स्पेस. इंटरस्टेलर मतलब अलग अलग जो हमारे स्टार्स हैं, द स्पेस बिटवीन डिफरेंट स्टार्स इज इंटरस्टेलर स्पेस एंड देयर मैग्नेटिक फील्ड इज 10 to the power minus 12 टेस्ला. इतना कम होता है पर होता है. और नोट करिए, नियर ए बार मैग्नेट 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2. ये काफी स्ट्रांग है. अर्थ के कंपैरिजन में 1000 टाइम 1000 टाइम 10 to the power minus 2. और सरफेस ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार, सरफेस ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार 10 to the power 8. 10 to the power 8 टेस्ला. ये हमारे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है. इतना स्ट्रांग होता है कि उसके आसपास से कोई भी चीज निकल नहीं सकती. हर एक को खींच लेता है वो. ओके. अब इसके बाद एक छोटी सी चीज हम और स्टडी करते हैं. एक मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है. This force on a moving charge is applicable on the charge particle because charge is always carried by a particle. अगर उस चार्ज को लेके एक आयन जा रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा. एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा. और इलेक्ट्रॉन कहां होता है? इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर होता है. अगर इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो हम क्या समझेंगे? पूरे कंडक्टर पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और ये ऐसे आने शुरू हो जाएगा. इट विल कम डाउन बिकॉज ऑफ दैट फोर्स. और अगर ऊपर फोर्स लगेगा इट विल गो अप. इसके अंदर क्या होने चाहिए? मूविंग चार्ज. मूविंग चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक करंट. So if there is a electric current flowing in a conductor, it will experience force. ठीक है, नोट करिए, force on a conductor. Force on a conductor. The charge Q is moving in a conductor with certain velocity, and that velocity is its drift velocity. That makes electric current. Electric current क्यों बनती है? Charges drift velocity से move होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट बनती है. तो उसके पास चार्ज भी है और उसके पास चार्ज मूव करने वाली वेलोसिटी भी है. एक छोटा सा डिफरेंस, वी विल टेक इट लेटर. ओके. तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. इसकी लेंथ L है, इसके चार्ज Q है और चार्ज Q इसमें v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इधर से एंटर करता है, इधर से निकलता है. So it is entering from this side, going out from this side, and always there is a charge Q which is moving with certain velocity, drift velocity here. Then it is kept in a magnetic field B. If it is kept in a magnetic field B here, then how much force it experiences? QVB. Okay. Then let us divide this with time, small time, and multiply it with time.
This is the time from this place to this place. Then what is velocity into time? Distance. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? L. So this we can write as L. What is Q upon T? I. And this is B. ये हमको प्रैक्टिकल फॉर्मूला मिला. वाई प्रैक्टिकल? बिकॉज इफ ए चार्ज इज फ्लोइंग इन इट, तो हम क्या नापते हैं? चार्ज नापते हैं कि करंट नापते हैं? करंट. हमारे एम्पियर मीटर क्या नाप के देता है? करंट. इसलिए हमने करंट वाली डेफिनेशन बनाई. दूसरा, हम इसमें ये v वेलोसिटी नहीं नाप सकते. ये क्या चीज है? लेंथ नाप सकते हैं. तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला नापने लायक है? आई एल डी. आई हमको एम्पियर मीटर बताएगा और लेंथ हम नाप सकते हैं. सो दिस इज मोर प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ फोर्स. इसलिए ये हमारे ज्यादा काम आता है. एंड व्हाट इज दिस आई? करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर. आई. व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड इन दिस स्पेस. देन हाउ मच इज द फोर्स? Force is equal to I into L into B. ILP. Right? ये नोट करिए. So whenever a charged conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. Now, what is the direction of this force? The answer is direction of this force is LB, perpendicular to L and B. यहां पर B किधर है? अंदर. L किधर है? इस तरफ. तो फोर्स किधर होगा? चार्ज किधर जा रहे हैं? इस तरफ. बी किधर है? अंदर की तरफ. लेफ्ट हैंड लगाइए. बी अंदर की तरफ, चार्ज इधर जा रहा है. फोर्स किधर आया? अपवर्ड. ओके. दूसरा तरीका देखिए. आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के. आई क्रॉस जे. ये रहा आई, ये रहा क्रॉस, ये रहा जे, और ये रहा के. आई एल. एल की डायरेक्शन इधर. उसके बाद जे इधर, के इधर, ये ऊपर आया. ये कौन सा रूल लगाया मैंने? वेक्टर प्रोडक्ट. कौन सा रूल लगा? वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट किस हाथ से बनाया जाता है? राइट हैंड. तो राइट हैंड से हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पाम रखिए. आई. बी अगर अंदर है तो आपको ऐसे करना है, और अगर बी बाहर है तो आपको ऐसे करना. इधर. यहां पर बी कैसा है? अंदर की तरफ. इसलिए हमने हाथ को ऐसा किया. ये है एल, ये है बी. तो ये क्या है? एफ. ऊपर आ गया. ये भी एक मेथड है. ठीक है. आपको जो पसंद आए उसको करिए. इफ यू आर गुड इन वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट से एफ निकाल लीजिए. अदरवाइज हमारा लेफ्ट हैंड रूल तो है, उससे आप निकाल सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये एक बहुत ही वर्सेटाइल फॉर्मूला है, और इस पर हमको बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं. जैसे एक न्यूमेरिकल है कि ये जो वायर है इसका मास है m. इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी वैल्यू हमको दी गई है. इसकी लेंथ हमको पता है. कितनी करंट फ्लो कराएं? हाउ मच शुड बी द करंट इन इट सो दैट इट डज नॉट फॉल, इट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर. ठीक है. जादूगर ने मंत्र पढ़ा और ये ऐसा चला गया और ऐसे ही हवा में लटक रहा है. क्यों? करंट फ्लो हो रही है. करंट फ्लो होने से फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर. और हमने उस फोर्स को किसके बराबर कर देना है? mg. और वो फोर्स होता कितना है? ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, ये भी हमको मालूम है, ये भी हमको मालूम है. What we can find out? No. What we can calculate? I. कितना करंट फ्लो करने से ये तार हवा में लटक जाएगी? बता सकते हैं. या हम ये भी बता सकते हैं कि अगर इतनी करंट फ्लो हो रही है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड देने से हवा में लटक जाएगी. अंडरस्टैंड? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन मेक इट द force on current carrying conductor.
ठीक है, ओके, इसको नोट करिए। अब इसके बाद देखिए, हाँ, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। There is a charged particle entering a magnetic field. ये तो पक्का है वो गोल घूमेगा। अब 90 डिग्री पर अगर वो एंटर करता है, किसके 90 डिग्री? मैग्नेटिक फील्ड के। फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये चार्ज एंटर किया क्यू, किस डायरेक्शन में? गोइंग इनसाइड। ये रहा बी और ये अंदर जा रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 90। तो फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा बताइए? बी ऐसा रखा और वी किधर रखना है? अंदर की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। और उस डाउनवर्ड फोर्स के कारण ये ऐसा घूमता जाएगा और घूम के ये ऐसा इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। ये समझ आया? दैट इज सर्कुलर मोशन अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया। अच्छा, ये जो सर्कुलर मोशन होता है, अगर हम यहां पर 90 डिग्री रखते हैं तो ऐसा भी, ये v की डायरेक्शन है। सपोज दिस इज b, डायरेक्शन ऑफ b, और ये एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है। इट हैज गॉट चार्ज इक्वल टू q, इट हैज वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। नाउ अब इसका क्या होगा? तो आंसर है, इस v को हम लोग नहीं जानते क्या होगा, लेकिन हमको तो नियम मालूम है। दो नियम हमको मालूम है। इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट विल मेक ए सर्कल। नंबर टू, इफ इट इज अलोंग द वेलोसिटी, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो हम इस v के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। ये वाला एंगल थीटा है। हाउ मच इज दिस कंपोनेंट and how much is this component? V sin theta. Now because of which component it will make a turning motion? V sin theta, which is perpendicular. What will be the effect of V cos theta? No turning effect, but V cos theta मरा नहीं है। क्या करेगा वो? Yes, it will keep the charge moving. In which direction? In the direction of V. अब इस चार्ज के पास दो मोशन है, इसको सर्कुलर मोशन भी करना है और सामने भी जाना है। व्हाट इट विल मेक? स्पाइरल। इट विल मेक ए स्पाइरल। स्पाइरल बोलते हैं उसको? नहीं, हेलिक्स। दैट इज हेलिक्स। स्पाइरल एक ही प्लेन में होता है। ये स्पाइरल है, पर अगर इसको मैं ऐसा करूंगा, ये स्प्रिंग जैसे, इट विल बिकम ए हेलिक्स। तो ये वही काम करता है। इट गोज लाइक दिस, एंड दिस मेक्स ए हेलिक्स, एंड दिस मोशन इज नोन एज हेलिकल मोशन। तो नोट करिए, व्हेन ए चार्ज एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, when a charge enters a magnetic field making certain angle with the direction of field, making certain angle with the direction of magnetic field, then its component V sin theta is responsible for circular motion. And V cos theta
makes linear motion. As a result, it makes helical motion. It makes helical motion. As a result, it makes helical motion. Okay, ये समझ आया? अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री होता तो सर्कल बनाता, अगर 0 डिग्री होता सीधा चला जाता, कोई सर्कल नहीं, लेकिन अगर बीच में है तो हेलिक्स। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हमको और आता है कि ये जो हेलिक्स बन रहा है, इस हेलिक्स का पिच बताइए। पिच, ये वाला पिच, इसको पिच कहते हैं। ये पिच हमने निकालना है। ये पिच क्या है? पिच इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सर्कल। ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है? आंसर है दिस डिस्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ v cos थीटा। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। We know the velocity in this direction, that is v cos theta. We must know the time, so that we know the distance pitch is equal to velocity v cos theta multiplied by time. किसका टाइम? टाइम ऑफ वन सर्कल। टाइम ऑफ वन सर्कल हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो सर्कुलर मोशन करता है, ये सर्कुलर मोशन के चार फीचर। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये Q है, इसकी वेलोसिटी V है, ये इसका रेडियस है R, इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज V, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ऐसा घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ D। देन हाउ मच इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? ये वाला फोर्स कितना होता है? हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू QVB। कौन सा फोर्स है जो इसको मोड़ रहा है? QVB, वी नो दैट, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये फोर्स जो किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। और सेंट्रीपिटल फोर्स की अपनी कैलकुलेशन क्या होती है? mv square upon r. So we get the equation mv square upon r is equal to qvb. अब इस इक्वेशन को याद रखिए, इट इज अ वेरी वर्सेटाइल एंड बेसिक इक्वेशन। इसके बेसिस पर आप 4-5 क्वांटिटीज निकालेंगे, फटाफट निकालते जाइए। बताइए v इज इक्वल टू हाउ मच? एक v कैंसल हुआ, एक v को यहां छोड़ो, ये हो गया। ओके, R इज इक्वल टू वॉट? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है? V अपॉन R। ओके, यहां पर V किसके बराबर है? QRB अपॉन M। QRB अपॉन M, R कैंसल। तो ओमेगा इज व्हाट? QB अपॉन M। ओमेगा किस किस पर डिपेंड करता है? चार्ज ऑन द पार्टिकल, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा होगा उतनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? B पर। लीनियर वेलोसिटी E पर डिपेंड करेगी, पर एंगुलर वेलोसिटी B पर डिपेंड करती है। ओके, QB अपॉन M। एक और खास चीज, इसके अंदर रेडियस नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ओके, इसके बाद देखिए इसको टाइम कितना लगेगा। किसी भी सर्कुलर मोशन में टाइम निकालने के लिए आगे से याद रखिए, एक मंत्र की तरह याद रखिए, कहीं भी टाइम निकालना है हमेशा ओमेगा को पकड़िए। क्यों? ओमेगा के अंदर टाइम छिपा है। कैसे बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? यस,
ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। तो हमेशा ओमेगा का एक्सप्रेशन बनाइए और उसमें 2 पाई अपॉन टी रख दीजिए, यू गेट द टाइम पीरियड। सो हियर व्हाट वी गेट, 2 पाई अपॉन टी is equal to QB upon M. So how much is T equal to? Time period of rotation is equal to 2 pi M upon QB. टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करता है? 2 पाई, सॉरी, किस पे डिपेंड करता है? चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना जल्दी चक्कर लगाएगा, टाइम छोटा होता जाएगा। ये दिस इज टाइम पीरियड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रोटेशन? frequency nu, which is equal to 1 upon t. So nu is equal to QB upon 2 pi M. This is frequency. And after that, how much energy it has? Kinetic energy. Kinetic energy of this charged particle is half mv square. और ये हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर एंड हियर इज वी इसका स्क्वायर कर देते हैं। यस, so this is q square r square d square upon m square. एक m को कैंसिल कर दीजिए and we get here energy. Kinetic energy is equal to half m q, no m. This is 1 m is cancelled and we get here 2m, and here it is q square r square b square. q square r square b square upon 2m. This is kinetic energy of the charged particle. इतने सारे फीचर आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जो हम चीज पढ़ेंगे अगली क्लास में, दैट विल बी साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन में ये हमें चाहिए कि एक चार्ज पार्टिकल को जब हम घुमाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और फाइनली उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन उस समय काम आएगा। ये सारे एक्सप्रेशन काम आएंगे। हम आपसे क्या पूछेंगे? इज द टाइम अफेक्टेड बाय रेडियस? नो, टाइम इज नॉट अफेक्टेड बाय रेडियस। यानी ये पार्टिकल ऐसा घूमे या ऐसा घूमे या ऐसा घूमे, हर बार इसको टाइम कैसा लगने वाला है? सेम, बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। समझ आया? उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। रेडियस किस पर डिपेंड करता है? लीनियर वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? इफ द लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज, रेडियस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ये छोटी छोटी चीजें हम साइक्लोट्रॉन में देखेंगे, इन सब का इफेक्ट कैसे आता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस। इफ यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल दिस 7 और 8 फॉर्मूलाज, देन यू कैन रिमेंबर ओनली वन। वो वन कौन सा है जिससे ये सब निकले? ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r कौन बनाता है? QVB। बस इससे सब निकल जाएंगे लाइन। ठीक है? ओके। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज जो पहले हमारी रह गई थी, एक सर्कल में कितना टाइम लगता है? राइट? इस टाइम में ये चार्ज पार्टिकल कितना आगे चला जाएगा? पिच, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी लेनी है? v cos थीटा, और टाइम कितना था? टाइम was 2 pi m upon qb. 2 pi m upon qb. So how much is pitch equal to? 2 pi m v cos theta upon qb. This is pitch. Pitch of the helix.
पिच ऑफ द हेलिक्स निकालना आया। इस तरह से ये क्वेश्चन अपने आप में पूछा जाता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, या आप इसको इस तरह से याद रखिए। तो इट्स अबाउट इट। राइट, so today is over, then